राजस्थान सरकार ने आरपीएससी को टास्क दिया कि वह डेयरिंग और डैशिंग सब इंस्पेक्टर चुन के राजस्थान सरकार में भेजे। लेकिन आरपीएससी ने यह किया कि उनमें से बहुत सारे उम्मीदवार तो डमी कैंडिडेट बैठाकर पास हुए थे, उनको ही आरपीए में ट्रेनिंग के लिए अनुशंसा कर दी। बाद में आरपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनसे इंटरव्यू किया गया जब दैनिक भास्कर के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि केवल एसआई भर्ती को छोड़कर किसी भी भर्ती में किसी प्रकार का कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। लेकिन अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है राजस्थान में आरपीएससी के द्वारा लिया जाने वाला सबसे बड़ा एग्ज़ाम, क्या उसमें भी घपला होता है? तो आरपीएससी तो यहाँ पे सिरे से नकार देती है। एसआई एग्ज़ाम में भी उसी ने नकारा था। लेकिन जो एसआई का एग्ज़ाम होता है उसमें भी इंटरव्यू का बड़ा रोल रहता है, और साथ में आरएएस के एग्ज़ाम में भी इंटरव्यू का बड़ा रोल रहता है। पेपर होता है आरएएस के एग्ज़ाम में, पहले प्रीलिम्स का पेपर होता है। प्रीलिम्स पेपर जो पास कर लेते हैं उनको मुख्य परीक्षा देनी होती है। मुख्य परीक्षा में 4 पेपर होते हैं। एक पेपर 200 नंबर का होता है, तो चारों मिला के 800 नंबर का पेपर हो गया। बाद में यहाँ से जो व्यक्ति क्वालिफाई करता है उसको इंटरव्यू देना पड़ता है आरपीएससी में। आरपीएससी में जो ये इंटरव्यू होता है वो 100 नंबर का होता है। पिछली सरकार ने कहा था कि इस इंटरव्यू को घटा के 80 नंबर का करेंगे। अब उस इंटरव्यू के अंदर आरपीएससी का मेंबर हेड ऑफ पैनल बैठता है, उसके बाद में कुछ सदस्य बाहर से बुलाए जाते हैं और वो जो कैंडिडेट उनके सामने आते हैं उनसे सवाल पूछते हैं। सवालों के आधार पे वो अपनी अनुशंसा करते हैं कि इस पर्टिकुलर जो उम्मीदवार आया है उसके इतने नंबर मिले हैं। अब यहाँ पे सवाल उठने लगे हैं कि जो इंटरव्यू बोर्ड होता है उसके द्वारा भी घपला किया जाता है। वहाँ पे भी किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नंबर दे दिए जाते हैं, तो किसी जो कैंडिडेट है उसको बहुत ही कम नंबर दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, ना ही वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं जिनसे ये रिकॉर्डिंग पता लग जाए कि इस कैंडिडेट का इंटरव्यू कैसा था। क्योंकि हम लोगों ने जब एसआई के अंदर एसओजी को जो इनपुट मिले या एसआई के अंदर जो आवाज़ें खड़ी हुई कि ये एग्ज़ाम पूरी तरीके से फर्जी तरीके से हुआ है, तो उसका आधार भी इंटरव्यू जो लिए थे किसी कोचिंग संस्थान ने, उसके द्वारा जो वीडियो जारी किए गए थे, उन वीडियोस के अंदर जब कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस देखी गई थी, उस परफॉर्मेंस के आधार पे ये देखा गया था कि तो यहाँ पे तो पूरी दाल में ही काला है। जब इंटरव्यू के वीडियो होते हैं तो वहाँ पे पता लग जाता है कि इस कैंडिडेट ने किस प्रकार से इंटरव्यू के बोर्ड के सामने अपनी बातों को रखा था। जब वहाँ पे कोई कैमरा नहीं होता तो यहाँ पर जो आरपीएससी के मेंबर होते हैं या जो इंटरव्यू पैनल बोर्ड होता है उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, इंटीग्रिटी है, उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। क्योंकि हमारी जो आरपीएससी है उसमें सदस्य को हटाने संबंधी तो आर्टिकल 317 के अंदर संविधान में प्रावधान किया गया है, लेकिन आरपीएससी मेंबर को लगाना कैसे है इसका कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं किया गया है। तो राजस्थान में पिछले 20-25 सालों से ऐसा देखने को मिला है कि यहाँ पे जो कोई भी आरपीएससी सदस्य बन रहा है या तो उसको जातिगत समीकरणों के आधार पर बनाया जा रहा है, या जिस प्रकार से उसके द्वारा वोटों को प्रभावित किया जाएगा, या वो चीफ मिनिस्टर का खास है। ऐसे उदाहरण अपने को देखने को मिले हैं। और यहाँ पे जो आरपीएससी सदस्य अपनी जाति को रिप्रेजेंट करते हुए देखे जाते हैं आरपीएससी इंटरव्यू बोर्ड के अंदर। और जब इन आरपीएससी सदस्यों के द्वारा इंटरव्यू लिया जाता है तो वहाँ पे इनकी जाति का रिफ्लेक्शन दिखता है, और ना केवल जाति का, पैसों का भी रिफ्लेक्शन दिखता है। यहाँ पे आज से 15-16 साल पहले जो टीचर होते हैं उनके एग्जाम के बाद में इंटरव्यू हुआ करते थे, और कहा जाता है कि उस जमाने में जिस व्यक्ति ने 3-3 लाख रुपए दिए वो इंटरव्यू में पास हो गया। आरएस 2018 और 2021 की जो भर्ती है उस भर्ती के बारे में भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे जिन जिन लोगों ने 25-25 लाख रुपए, 30-30 लाख रुपए दिए थे उनको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा नंबर मिले, और जिन व्यक्तियों ने पैसे नहीं दिए थे उनको नंबर कम मिल जाते हैं। और सबसे खास बात तो ये होती है कि जब आपकी जाति का समीकरण और पैसों का समीकरण दोनों फिट बैठ जाते हैं तो वहाँ पे तो आपके नंबर मोर देन 80 आने ही हैं। ये और यहाँ तक भी कहा जाता है कि जो आरपीएससी के मेंबर्स हैं उन्होंने इंटरव्यू में नंबर दिलाने संबंधी अपनी गैंग्स बना रखी है, अपने गुर्जे आसपास में छोड़ रखे हैं। वो गुर्जे जो पर्टिकुलर कैंडिडेट होते हैं उनसे संपर्क करते हैं या कैंडिडेट उनसे संपर्क कर लेता है। बाद में वहाँ पे गारंटी दी जाती है कि आपको इतने नंबर दिला दिए जाएंगे हर हाल के अंदर। और कई बार तो यहाँ पे जो ये आरपीएससी मेंबर्स होते हैं अकेला मेंबर ही नंबर नहीं देता है, बल्कि ग्रुप्स बना लेते हैं कि ए मेंबर के पास में अगर आपका नंबर आ गया तो इतने नंबर मिल जाएंगे, ए के पास में नहीं आता है और डी के पास भी आ गया तो उसकी गारंटी भी मैं ले रहा हूँ। तो ऐसे ये गारंटी भी लेते हैं और बाकायदा पूरे फेयर तरीके से इनके द्वारा काम किया जाता है। और कई बार जब कैंडिडेट का नंबर उन दोनों मेंबर से पास में नहीं आता या जिस मेंबर को पैसा दिया था उसके पास में नहीं आता तो पैसे वापस पूरे के पूरे लौटा दिए जाते हैं।
तो यहाँ पे इन लोगों ने आरपीएससी को एक प्रकार से कारोबार बना रखा है। दिक्कत यह है कि इनका जो चयन हुआ है वहां पे दिक्कत है। आरपीएससी अपने आप में दिक्कत नहीं है। आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। आज से 20-25 साल पहले आरपीएससी का अपना डंका बजा करता था हिंदुस्तान में भर्ती प्रक्रियाओं में, और पूरी सत्यनिष्ठा पारदर्शिता के साथ में एग्जाम लिया करती थी। अब दिक्कत आ रही है कि इस आरपीएससी को जो चलाने वाले लोग हैं वो खराब है। अब यहाँ पे तो ये हो गया कि किसी रोल्स रॉयस लाके देखिए, किसी शराबी को रोल्स रॉयस का ड्राइवर बना दिया, तो अब रोल्स रॉयस की क्या हालात करेगा वो तो वो ही जाने। यहाँ पे फरारी को किसी शराबी को दे दिया है, वैसे हालात हो रहे हैं यहाँ। अगर हमारे को आरपीएससी पे पुनः फेथ डेवलप करना है, आरपीएससी को पुराने जमाने की तरह वापस पारदर्शी बनाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होगा कि इसमें जो चयन किया जाता है मेंबर्स का, उससे संबंधित कोई बेहतर नियम बनाए जाए। क्योंकि एक बार जब आरपीएससी सदस्य को अपॉइंट कर दिया जाता है, उसके बाद में संवैधानिक प्रक्रियाएं स्टार्ट हो जाती है। आर्टिकल 317 की प्रक्रिया होगी, बाद में आर्टिकल 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी उनकी जांच करती है, बाद के अंदर उनकी अनुशंसा की जाती है, उसे निलंबित किया जाता है और बाद में सस्पेंड होता है। बाबूलाल कटारा अभी तक केवल निलंबित हैं, उनको हटाया भी नहीं गया है। तो एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है। तो क्यों न जो बीज हैं, जो मूल हैं, उसमें सुधार किया जाए। बाद में हम लोग सुधार की बात करते हैं। तो वर्तमान जो आरपीएससी है, उसे तो हमें ये आशा करनी चाहिए कि उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब इन पे इतने सारे सवाल खड़े हो गए हैं, तो सभी सदस्य अपनी स्वयं से ही यहाँ पर अपना इस्तीफा दे दे, ताकि पूरी तरीके से आरपीएससी का पुनर्गठन किया जाए और यहाँ पे जो नए सदस्यों का अपॉइंटमेंट किया जाए, उसमें जनता की भी भागीदारी सुनिश्चित हो। जिस किसी व्यक्ति की अनुशंसा की जानी है राज्यपाल को मुख्यमंत्री के द्वारा, उस व्यक्ति का नाम पब्लिक डोमेन में डाला जाए, तो पब्लिक यहाँ पे खुद भी आईबी की तरह काम करेगी। उस व्यक्ति से संबंधित जो 5-6 दिन का टाइम दिया जाए, उससे संबंधित जितनी भी जानकारियां होगी, अगर उस व्यक्ति का पूरी सत्यनिष्ठा के साथ में काम करने का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है, पारदर्शिता वो नहीं रखेगा आरपीएससी में आगे, तो उसकी जानकारी जनता उस पर्टिकुलर पोर्टल पे दे सकती है और बाद में सरकार उसको लगाए ही नहीं, क्योंकि लगाते ही तो दिक्कत शुरू हो जाती है, उसके बाद में उसको हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आरपीएससी में अगर हमें वास्तव में सुधार लाना है, तो इसमें जो सदस्य हैं उनकी चयन प्रक्रिया को सबसे पहले सुधारना होगा और वर्तमान जो सदस्य हैं उनको इस्तीफा देना होगा। लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं, वर्तमान सदस्यों ने अभी तक किसी ने भी इस प्रकार का कोई भी आगाज नहीं किया है, या उन्होंने अपने आप को उदाहरण के रूप में पेश भी नहीं किया है, नहीं तो पेश कर देना था। अब यहाँ पे आरपीएससी के सदस्यों का अपॉइंटमेंट तो इस आधार पे कर दिया जाता है कि वह किसी फेमस सेलिब्रिटी का कुछ न कुछ लगता हो, या कोई पावरफुल व्यक्ति है मुख्यमंत्री के खास हैं, उनका भी वो कुछ न कुछ लगता हो, या मुख्यमंत्री का खुद का ही खास हो वो, या पर्टिकुलर किसी विधानसभा क्षेत्र को वो कोई प्रभावित कर रहा हो, या फिर उस व्यक्ति के द्वारा अपनी जाति को प्रभावित किया जा रहा है। यहाँ पे आरपीएससी के सदस्य जो होते हैं, इनका पॉलिटिकल मोटिवेशन होता है, या तो वो पॉलिटिक्स से आरपीएससी में आते हैं, या आरपीएससी जाने के बाद में वो पॉलिटिक्स करते हैं। तो उनकी जो इच्छाएं, राजनीतिक इच्छाएं हैं, उन राजनीतिक इच्छाओं के कारण उनके द्वारा यहाँ पे भ्रष्टाचार कर दिया जाता है। पैसे तो लिए ही जाते हैं, साथ में उनके द्वारा अंडू इन्फ्लुएंस किया जाता है भर्ती प्रक्रियाओं को। कई बार जो अपने एरिया के लोग होते हैं, उनको यहाँ पे गलत तरीके से उनके द्वारा पास कर दिया जाता है। आरपीएससी के एक सदस्य तो कहते हैं कि मैंने डंके की चोट पे अपने समाज के लोगों को आरपीएससी में पास किया था। और आरपीएससी के एक सदस्य तो ऐसे थे जो अपनी चुनावी रैलियों में भी कहा करते थे कि मैंने भी इंटरव्यू के अंदर बहुत सारे अपने एरिया के लोगों को पास किया है। तो यहाँ पे जब आरपीएससी में जातिवाद आ चुका है, आरपीएससी में पैसा और पावर आ चुका है, तो फिर हम लोग भर्ती प्रक्रियाओं को फुल तरह प्योर कैसे मान सकते हैं? ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने खड़ी हो चुकी है और सरकार को इस दौरान ही अपना जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र में भी देना चाहिए कि हम आरपीएससी में किस प्रकार से सुधार करेंगे। सुधार की जरूरत है आरपीएससी। आरपीएससी नो डाउट इज द बेस्ट बॉडी, ये एक बेहतर संवैधानिक संस्था है। इसको चलाने वाले गलत लोग आ गए हैं। आरपीएससी के अंदर मोर देन 200 सदस्यों का स्टाफ है, 4000 लाख से ज़्यादा इस पर खर्चा होता है, करोड़ों रुपया मेंबर्स पे खर्चा होता है, तो उनके द्वारा बेहतर परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ पाती? ये सवाल बड़े हो जाते हैं।